अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपने इस सीरीज़ के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को फिज़िक्स पार्ट 1 को स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका टॉपिक के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को देख चुके थे। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिहाज से कुछ टर्म्स को हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपीरेंट वेट कि किसी भी जिस्म का रियल वेट क्या होता है। किसी भी एक नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का वो जो वेट होता है उसको बेटा नाम दिया जाता है रियल वेट का। जबकि अगर अपीरेंट वेट की बात की जाए तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी बॉडी का वेट हमेशा उसका अपीरेंट वेट कहलाता है। ये टर्म्स डेफिनेशंस हमने देखी थी। फिर हमने अपने सिलेबस के अंदर एक केस देखा था कि अगर कोई भी एक बॉडी है जो कि लिफ्ट के अंदर मौजूद हो और स्प्रिंग के ऊपर किसी न किसी किस्म के वेट को लटका दिया जाए, तो ड्यूरिंग नॉन एक्सेलरेशन जब वो लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं करती उस वक्त वो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन करता है। जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो तो उस वक्त क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस होती है। मतलब रियल और अपीरेंट वेट के लिहाज से कैलकुलेशंस हमने देखी थी। आज उसी ही टॉपिक से मुतालिक हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं जो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। उसकी वजह ये है कि ये कंसेप्ट आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एमसीक्यूज़ को आसानी से पिक किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रियल एंड अपीरेंट वेट। सबसे पहले बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह का हो। पहला यहाँ पर मैंने केस बनाया हुआ एट रेस्ट। अगर आपके पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद हो, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपके पास हो जिसका एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो, तो उस वक्त रियल वेट हमेशा टेंशन इन द स्प्रिंग के बराबर हो जाता है या टेंशन और रियल वेट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एक केस और भी है, कुछ बुक्स के अंदर नोटेशन जो अपीरेंट वेट की है वो डब्ल्यू प्राइम से जाहिर करता है। तो परेशान नहीं होना बेटा, वैसे असल में पीटीबी के अंदर टेंशन से अपीरेंट वेट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुछ बुक्स के अंदर इस तरह के नोटेशन भी मिलेंगे। रियल वेट और अपीरेंट वेट दोनों आपस में बेटा बराबर हो जाते हैं। ये पहली कंडीशन हमें यहाँ मिलती है। दूसरा हमारे पास अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, एक तो हो हमारे पास एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रहा हो। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट भी कर रही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो जहाँ पर उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही हो और ऊपर की जानिब जा रही हो, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा, चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर तो वक्त के लिहाज से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उसके एक्सेलरेशन को हम बेटा पॉजिटिव देते हैं। अब वेट mg के बराबर होता है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब दो तरह से हमने चीज़ें कि टेंशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी एक फैक्टर ma के बराबर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा, और यही टेंशन अपीरेंट वेट होता है, ठीक है बेटा। अपीरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है रियल वेट से जब कोई भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तीसरा केस हमारे पास था एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अब भी, लेकिन डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। उस केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी इसकी ज़ीरो नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी इसके पास मौजूद होगा वो भी ज़ीरो नहीं है, नेगेटिव है। मतलब वक्त के लिहाज से उसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अगर एक्सेलरेशन को देखा जाए तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। वेट रियल की अगर बात की जाए तो ये mg के बराबर। अब एक फैक्टर कम हो जाता है m में रियल वेट में से, टेंशन डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट के अपीरेंट वेट हमेशा लेस होगा रियल वेट से, ठीक है बेटा। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। आखिरी केस हमारे पास होता है बेटा फ्री फॉल का, कि अगर तो बॉडी फ्री फॉल के अंदर आ रही हो तो उस केस के अंदर अजसाम की वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होती, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आ जाता है और मस्बत होता है। वेट अब भी mg जो कि रियल वेट कहलाता है। अब टेंशन को अगर देखना चाहेंगे तो mg माइनस mg लिखेंगे तो आपके पास टेंशन का फैक्टर यानी कि ज़ीरो हो जाता है।
अपेरेंट वेट आपको ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ये बुक के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था कि बेटा वेटलेसनेस की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बॉडी अपने आप को वेटलेस महसूस करता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट या वो पर्सन जो ऑब्जर्वेशंस कर रहा था। अब ये तीन तरह के केसेस चार हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रियल और अपेरेंट वेट के ऊपर इनके बेटा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टर्म्स मैंने आपको लिखवाई हैं, इरेज दीज आर ऑल दी एमसीक्यूज, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन क्या कुछ होगा और उसके लिहाज से हमारे पास ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं। और ये जो कमेंट ऑन हमने किया है कि रियल और अपेरेंट वेट के दरमियान में किस तरह का रिलेशन होगा, ये आपने लाजमी तौर पर देखना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बनाता है। अब इसमें से कुछ फार्मूला बेटा सेट कर लेते हैं कि अगर टेंशन के इसी रिलेशन को हम दोबारा से रीअरेंज करना चाहें, मैथ्स को कॉमन कर लें, एक्सेलेरेशन प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब देखें अगर m की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, टेंशन वो आपको बता दे, तो एक्सेलेरेशन इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और वहाँ पर रिप्लेस आउट कर लेंगे। इस केस के लिए टेंशन आपके पास m g माइनस से, अब अगर m की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी तो टेंशन के नीचे g माइनस से को बेटा डिवाइड कर लेना। तो ये फार्मूला आप लाजमी तौर पर रीअरेंज कर लिया करें क्योंकि हो सकता है जो न्यूमेरिकल टाइप मैंने एमसीक्यू सिखाई हैं उसके अंदर वो इस तरह के कि आपको एक्सेलेरेशन जिस्म का बता देता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हम ऑलरेडी जानते हैं 9.8 है, मैस ऑफ द बॉडी आपको बता देते हैं, टेंशन आप मालूम कर सकते हैं। हो सकता है टेंशन बता दे, एक्सेलेरेशन बता दे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रीअरेंज किया करें ताकि आपको कुछ अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि हो सकता है कि आप जहन बना के जाएं कि जो आपके एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज आई हुई हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उन्हीं को देख के जाएं, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन क्रिएट कर दे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब एक केस जो कि बनाता है अक्सर एमसीक्यूज के लिहाज से, हाँ है इसी से मुतालिक कि एक पर्सन है जो कि एक रोप के ऊपर मूव कर रहा है, रोप के ऊपर क्लाइंब करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उस पर्सन के लिए अगर कुछ वैल्यूज़ को देखना चाहें, वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी? वेट आर ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, किसी भी एक पर्सन के लिए या इसी तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कि किसी लिफ्ट में एक पर्सन ठहर कर ये सारी ऑब्जर्वेशंस देख रहा है, तो उसके दोनों तरह के वेट, रियल भी अपेरेंट वेट भी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अपेरेंट वेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टेंशन, जिस स्ट्रिंग के ऊपर या जिस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई है, पर्सन है अगर रस्सी के जरिए से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेंशन के हमेशा इक्वल और अपोजिट क्या रहेगा? अपेरेंट वेट रहेगा। अगर तो आप स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए इसको देख रहे हैं तो वहां पर स्प्रिंग के अंदर जो पैदाशुदा आपके पास टेंशन होगा उसी के इक्वल और अपोजिट अपेरेंट वेट रहेगा। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट, रियल एंड अपेरेंट वेट्स आर नॉट इक्वल इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रियल और अपेरेंट वेट आपस में बराबर नहीं है। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड के अंदर देखें तो आपको यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अपेरेंट वेट रियल वेट से। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड के लिए देखना चाहेंगे तो आपके पास अपेरेंट वेट डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है रियल वेट से। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये दोनों केसेस आपने जहन में रखने हैं। अब एक बात और भी जहन में रखनी है कि अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये तो मूव कर रही है, वेलोसिटी तब्दील नहीं बेटा। इनिशियल लेवल के ऊपर जब लिफ्ट स्टार्ट होती है, मूव करती है, और जब ठहरने लगती है, तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जहां पर एक्सेलरेट करती है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द जो मोशन है, यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप आ जाते हैं उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं होता, ये एक्सेलरेशन की कंडीशन नहीं होती थी, ये जहन में रखिएगा। चौथा पॉइंट है रियल एंड अपेरेंट वेट्स आर इक्वल इन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखना चाहेंगे तो रियल और अपेरेंट वेट दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपने जहन में रखना क्योंकि इब्तदाई कंडीशन हम ये देख चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके एमसीक्यूज के तौर पर आए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास था बेटा लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, कि लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट को अगर देखना चाहें तो मोमेंटम को सिंपली क्या कहते हैं बेटा? किसी भी एक बॉडी के पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार कितनी है, इसको बेटा नाम दिया जाता है लीनियर मोमेंटम।
हमने फार्मूला P बराबर है mv, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट हमने देखना है कि है क्या चीज़। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाती है, वो सेकंड लॉ से मुतालिक है, वो मैं आखिर में बेटा आपको समझा देता हूँ। उससे पहले अगर तो बेटा वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लें, वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट हो जाए, स्पीड आपके पास कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनका ग्राफ क्या होगा, मास बढ़ा दें तो मोमेंटम क्या होगा, मास को कम कर दें मोमेंटम क्या होगा, मास की रेशोज बता दी जाए मोमेंटम की रेशोज क्या होंगी, ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, उसको देखें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। अब अगर तो आपको दो मासेस की वैल्यूज बता दी जाए, एक मोमेंटम की वैल्यू बता दी जाए, दूसरी मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, तो ये आपने रिलेशन बना लेना है, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेना है। से आपने P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P1 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे M2 डिवाइडेड बाई M1 और P1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैस को कांस्टेंट कर दिया जाए, मैस के कांस्टेंट करने से आपके पास मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। अब वेलोसिटी बढ़ा दें, 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, मोमेंटम क्या कुछ होगा। या इसी तरह से बेटा आपको वेलोसिटीज में रेशोज बता दी जाती है, मोमेंटम की रेशोज आपसे वो पूछ सकता है, या दो मोमेंटम्स की वैल्यूज बता दी जाए, एक वेलोसिटी की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, आपने इस रिलेशन में से कैलकुलेट कर लेना है। अगर तो मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया जाए, मोमेंटम के कांस्टेंट हो जाने की वजह से मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही हैं। अब मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपने इस तरह का एक रिलेशन बना लेना है कि अगर आपको दो वेलोसिटीज की वैल्यूज बता दी जाए, एक मास की वैल्यू बता दी जाए, तो दूसरी मास की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक और रिलेशन है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में को रिलेट कैसे करते हैं। मोमेंटम हमेशा बेटा बराबर होता है टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास v, ठीक है बेटा, m नहीं होता, ये आपके पास है v, ठीक है। अब इसके अंदर एक एमसीक्यूज आपसे पूछी गई है कि कितनी स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में बराबर हो जाते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर v को आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आई हुई है। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपके पास इस तरह से रहेगा। अब इसी मोमेंटम के रिलेशन को अगर आप लिखना चाहेंगे इन टर्म ऑफ एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो 2me और इसका अंडर रूट। अब इसके अंदर दो बातें नोट करने की हैं। आपके पास अगर 2 तो कांस्टेंट है, मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मोमेंटम आपके पास प्रोपोर्शनल हो जाता है e स्क्वायर रूट के। अब इनका ग्राफ क्या बनेगा, आपको e के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट बता दिया जाए कि ये इतनी इंक्रीज हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, फिर मोमेंटम के अंदर क्या कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी। या आपको मोमेंटम की दो वैल्यूज बता दी जाती हैं, एक एनर्जी की वैल्यू बता दी जाती है, तो दूसरी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ कि अगर आप एनर्जी और 2 वैसे कांस्टेंट है, इनके दरमियान में रिलेशन देखना चाहेंगे तो बेटा मोमेंटम हमेशा प्रोपोर्शनल होगा मास के अंडर रूट के, ठीक है। अब इसके लिए भी वो सारी चीज़ें आप रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लॉ को हमने देखा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के, ये एडवांस्ड फॉर्मेट इसका था। मोमेंटम की जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें mvf माइनस mvi, चेंज इन मोमेंटम था टाइम से। अब एक और काम कर लें कि अगर तो t और f को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मास को हमने मालूम करना हो तो ये चेंज इन वेलोसिटी दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। तो मास की वैल्यू यहाँ से भी बेटा फाइंड आउट की जा सकती है कि अगर आपको फोर्स बता दी जाए, टाइम बता दिया जाए और चेंज इन वेलोसिटी बता दी जाए तो आप मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मास, फोर्स और टाइम बता दिया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाती है, तो बेटा आप वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट डेल्टा वी को यहाँ मल्टीप्लाई करना है और मास को वी एन के अंदर लेके जाना है, तो आपके पास वो रिलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। हो सकता है टाइम आपको बता दे, चेंज इन वेलोसिटी बता दे, मास बता दे, तब आप फोर्स भी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एक फार्मूला को अपने पास पकड़ के बैठ जाएं और इसी की प्रैक्टिस करें। नहीं, ये जितने भी फार्मूला मैं आपको बना के दे रहा हूँ इनके लिए आप प्रैक्टिस करें, बार बार कोशिश करें। अब इसके अंदर टाइम का फैक्टर भी आप फाइंड कर सकते हैं, mv डिवाइडेड बाई f, तो यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक और चीज़ भी है, ग्राफ के लिहाज से अगर बात करें, मोमेंटम और टाइम ग्राफ अगर आपके पास हो, इसका स्लोप देखें। स्लोप क्या था कि y एक्सेस वाली कीमत को आपने x एक्सेस वाली कीमत से डिवाइड करना है, तो ये आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको प्रोवाइड करता है इसका स्लोप, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर आप फोर्स
टाइम ग्राफ बनाए, फोर्स टाइम ग्राफ, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, एफ क्रॉस टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपको प्रोवाइड करेगा, एफ क्रॉस टी इसको देंगे तो मोमेंटम की वैल्यू आपको देगा। एक दूसरी भी टर्म इससे बनती है बेटा जिसे इंपल्स कहा जाता है, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स आपके एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रियल वेट है, अपेरेंट वेट है, फिर आपका, फिर इसके बाद बेटा एक टर्म आपके पास आती है लीनियर मोमेंटम की, उससे मुतालिक, और इस लीनियर मोमेंटम का फोर्स यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कुछ कनेक्शन है, इसके अंदर जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं वो आज हमने डिस्कस किए। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।